अपन शुरू करते हैं गाउस का फर्स्ट एप्लीकेशन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज या लीनियर चार्ज फ्रॉम गाउस लॉ। अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो यहाँ पर अनंत रेखीय इनफाइनाइट लाइन, थोड़ा इसके कंसेप्ट को अपन क्लियर करते हैं आज यहाँ पर। बेसिकली हम यहाँ से इसके दो फॉर्म पढ़ेंगे, एक निकालेंगे डायरेक्शन, एक निकालेंगे मैग्नीट्यूड। ओके, तो अपन शुरू करते हैं कि इनफाइनाइट लाइन का जो कंसेप्ट है वो क्या होता है। जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इस लाइन पर पूरे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसको इनफाइनाइट क्यों बोलते हैं, इसका मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको। ये जो चार्ज है बहुत छोटा चार्ज है और ये इसके वेरी वेरी क्लोज, वेरी वेरी क्लोज। एक्चुअल में इनफाइनाइट कोई पॉइंट नहीं होता है, अपन इसको मानते हैं। अब वो कैसे मानते हो बताते हैं आपको। ये जब पॉइंट इसके बहुत नज़दीक होगा तो ये देखेगा ऊपर और ये देखेगा नीचे। इसे मान लो एक चींटी को लाके यहाँ छोड़ दिया, बिल्कुल नज़दीक लाके, तो ऊपर देखती है तो बहुत लंबा रास्ता उसको दिखाई देता है, नीचे भी बहुत लंबा रास्ता, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथ उसको दिखाई देती है। और अच्छी तरह से क्लियर करते हैं इसको। तो मैंने मान लिया एक पॉइंट P यहाँ पर है, उन पॉइंट से क्लियर करते हैं पॉइंट P। ये डिस्टेंस D हुई। अब यहाँ से देखो, अपन यहाँ से एक एंगल बनाते हैं ऊपर की साइड में और एक नीचे बनाते हैं। ये एंगल मान लो बना अल्फा, ये बना बीटा। अब बात को आप ध्यान से सुनना, इसको इसकी लेंथ में थोड़ी सी और इंक्रीज कर देता हूँ। ये बन गया अल्फा डैश, इसको फिर नीचे करते हैं, दिस इज एलिवेशन, दिस इज ए रीसाइड एंगल, ये बना बीटा डैश। तो यहाँ देखो अल्फा डैश आपका बड़ा है किससे, अल्फा से, और बीटा डैश बड़ा है किससे, बीटा से। थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं, इसको भी और बढ़ा दिया। तो हम क्या देख रहे हैं, धीरे धीरे जो एंगल है वो इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। अगर मान लो इस डिस्टेंस को मैं यहाँ पहुँचा दूँ तो यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूँ, ये लाइन ऐसे ड्रॉ होगी और नीचे इसको ऐसे करेंगे तो ये ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। मतलब धीरे धीरे एंगल जो है वो एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो ये लगभग कितने पहुंच जाएगा, धीरे धीरे बढ़ के यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंच जाएगा। और जब यहाँ पहुंच जाएगा तो लगभग कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स 89.59 मिनट हो जाएगा, मतलब 89.999 डिग्री हो जाएगा। मतलब अप्रॉक्स अपन इसको कितना मान सकते हैं, 90 डिग्री मान सकते हैं। जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ एंगल कितना बन रहा है, लगभग 90, यहाँ कितना बन रहा है, लगभग 90 बन रहा है। ये अपन माना है। इनफाइनाइट का लेंथ का हमारे पास बाहर नहीं है, लेकिन अपन मानते हैं। तो कैसे समझ में आया आपको। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब क्या होता है कि जब ऊपर देखने पर नीचे देखने पर एंगल कितना बनता है आपका, 90 डिग्री बनता है, अप्रॉक्स 90। कुछ लोग 80 को भी 90 एज्यूम कर लेते हैं। अब मैं एक्चुअल में लेता हूँ इनफाइनाइट। अगर मैंने इनफाइनाइट वायर लिया और मैं यहाँ पर आ गया तो ये देखो, इसको ऊपर मिलाते हैं अपन, ये यहाँ मिल रहा और ऊपर चला जाएगा। मतलब कहने का मेरा यह है कि ये ऊपर कितना एंगल बना रहा है, 90, ये भी नीचे कितना बना रहा है, 90। तो इसको क्या मान सकते हैं अपन, इस पॉइंट के लिए इस लाइन को क्या मान सकते हैं अपन, इनफाइनाइट, अनंत। इस पॉइंट के लिए जो पॉइंट इस लाइन के बिल्कुल क्लोज होता है उसके लिए इस लाइन को क्या मान सकते हैं, उस लाइन के लिए इस पॉइंट को, इस पॉइंट के लिए उस लाइन को क्या मान सकते हैं, पर इनफाइनाइट मान सकते हैं। बहुत क्लोज होना चाहिए वो, बात क्लियर है। इनफाइनाइट एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन अपन को मानना पड़ता है। और हर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में आपको, जैसे ये फर्स्ट और सेकंड करेंगे उसमें अपन को मानना पड़ेगा लाइन इनफाइनाइट है, सीट इनफाइनाइट होती है। अभी सीट बहुत बड़ी है, यहाँ भी बहुत बड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी बहुत क्लोज होती है, बहुत क्लोज होगी, यहाँ पर बहुत क्लोज होगी। तो ऊपर देखने पर बहुत लंबा रास्ता है, नीचे देखने पर बहुत लंबा रास्ता है। यहाँ भी 90, इससे भी 90 और नीचे भी 90, ऊपर भी 90, नीचे भी 90। तो पता लगा अपन को कि इनफाइनाइट का कंसेप्ट क्या होता है।
अब चलते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इनफाइनाइट चार्ज फ्रॉम गाउस लॉ। अब देखो हमें यहाँ से गाउस लॉ के दो फॉर्म याद करने हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको गाउस लॉ के लिए, डायरेक्शन निकालनी है। क्या निकालनी है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं अपन, ओके एक बात और, हम गाउस लॉ क्यों यूज में ले रहे हैं, क्यों यूज में ले रहे हैं? गाउस लॉ से हम निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक जगह से और निकाली थी अपन ने, कूलम्ब्स लॉ से। भाई आपने पढ़ा F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और E निकाला था यहाँ से F अपॉन Q नॉट जो भी था। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली थी, किससे निकाली थी? कूलम्ब्स लॉ से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से निकाली थी। तो ये जो आपने निकाला था वो था पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए था? पॉइंट चार्ज के लिए। यहाँ पॉइंट चार्ज नहीं है, एक पूरी सरफेस है, एक पूरा लाइन वायर है, उसमें बहुत सारे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एक समान रूप से वितरित होते हैं। इसलिए हम यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ को या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को काम में नहीं ले सकते, हमें यहाँ पर गाउस लॉ काम में लेना पड़ेगा, और हम गाउस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों को समझ में आया वो क्यों लिया अपन ने काम में? ठीक है, अब देखो यहाँ देखते हैं डेरिवेशन। छोटा सा पार्ट डायरेक्शन निकालता है। मैंने कहा यहाँ पर मैंने प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ये छोटा सा पार्ट ले लिया मैंने dl1, और ये ले लिया dl2। यहाँ चार्ज कितना है? dq। यहाँ भी चार्ज कितना है? dq। डायरेक्शन देखते हैं क्या है। मान लो यहाँ P पॉइंट पर डिस्टेंस r पर, इस लीनियर वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर एक पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी है। तो इस dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है? बाहर होता है। और इसकी वजह से कहाँ होगा? ये भी बाहर होगा। मान लो ये एंगल करता है एक्सटेंड अल्फा, और ये करता है अल्फा। ओके, अगर ये अल्फा करता है तो इन दोनों का देखो ये वेक्टर कहाँ नहीं है, रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। और अगर ये बन गया हमारे पास, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाना चाहिए, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्ष अभिमुख कोण। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाना चाहिए। अगर ये अल्फा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इसको मैंने कहा DE1, और इसको कहा मैंने DE2। कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भी तो, बिकॉज अगर ये DE1 है, अगर ये अल्फा है तो ये बनेगा DE1 साइन अल्फा, और ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो ये बन जाएगा DE1 कॉस अल्फा। DE2 है, अगर यहाँ पर अल्फा है तो ये बनेगा DE2 कॉस अल्फा, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा DE1 साइन अल्फा। हुआ नहीं हुआ? अब ये वाला डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो क्या कर देंगे? एक दूसरे को इफेक्ट को खत्म कर देंगे। अब देखो DE1 कॉस अल्फा, DE2 कॉस अल्फा, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताते हैं, और दिस इज द रिजल्टेंट। ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है जो कहाँ होती है? इसको मैंने कहा O, इसको मैंने कहा P। तो डायरेक्शन क्या होती है? OP डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन वायर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन वायर अलोंग OP। OP के अलोंग होती है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा अनंत रेखीय आवेशित तार के लिए OP के अनुदिश होगी। बात समझ में आ गई? तो डायरेक्शन क्या होगी? ये वाली होगी। तो ये हमें इसका पहला कंसेप्ट हमें समझ में आया। हमें पहले निकालना डायरेक्शन और फिर निकालना इसका मैग्नीट्यूड, मतलब एक फॉर्मूला निकालना है। तो ये मैं साफ कर देता हूँ, फिर अपन चलते हैं इसके फॉर्मूले के ऊपर। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल और आज की फेसी क्लास में स्वागत करता हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है, पहली बात तो अपन पढ़ेंगे गाउस के एप्लीकेशंस। इसमें पहला एप्लीकेशंस है वो आपके सामने है। इसके 4 से 5 एप्लीकेशन है, वो सारे इंपॉर्टेंट है। उस पर न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आता है। उसे कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके डेरिवेशन को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके ग्राफ को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसका
जो वेक्टर फॉर्म है उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अपन शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। तो अनंत रेखा के बारे में, इन्फिनिट लाइन के बारे में मैंने लास्ट चैप्टर में बता दिया था, लास्ट टॉपिक मैंने आपको बता दिया था, और इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं लिंक डाल दूंगा और वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। तो आज जो टॉपिक अपन शुरू करते हैं यस। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपन ने अनंत रेखीय आवेशित तार लिया है, मतलब एक तार लिया हमने, इस तार पर यूनिफॉर्मली एक समान रूप से प्लस आवेश को डिसाइड कर दिया, वितरित कर दिया। अब सबसे बड़ी बात ये आती है इनफाइनाइट लाइन का है, इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है। अब बात यह है कि हम इसमें एक गाउसियन सरफेस बनाएंगे, क्योंकि गाउस का जो लॉ अपन ने पढ़ा, तो गाउस के लिए दो चार बातें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो गाउसियन सरफेस होनी चाहिए। अब ये तो खुला हुआ है, इसको क्लोज करना पड़ेगा, और क्लोज करने के लिए अपन को क्या लेनी पड़ेगी, गाउसियन सरफेस लेनी पड़ेगी, गाउसीय पृष्ठ लेना पड़ेगा। तो अगर अपन ये मान लेते हैं, इस चार्ज के बारे में बात करता हूँ मैं 1 मिनट के लिए। अगर मान लो ये चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। और अगर ये चार्ज इधर भी बनाता है तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा। ये बात समझ में आ गई है आपको? थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूँ। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके रेडियली आउटवर्ड बनेगा, रेडियली आउटवर्ड बनेगा। इसको देखें एक बार आप, अगर मैं इसको एज्यूम करूँ, मान लेते हैं अपन ये वाला पार्ट ले लिया, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो जैसे अपन ने ये प्लस लिया तो इसकी वजह से इधर बन जाएगा, और इस प्लस की वजह से इधर बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। अब मैंने थोड़ा सा सोचा कि यार ये प्लस रखा हुआ है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ बन रहा है, तो इसको समझते हैं कैसे हैं। इसके लिए हमें जो क्लोज पाथ लेना है, गाउसियन सरफेस जो लेनी है, वो कैसी लेनी पड़ेगी? क्या सिलेंड्रिकल ले सकते हैं, क्या स्फेरिकल ले सकते हैं, क्या बेलनाकार ले सकते हैं, या गोलीय ले सकते हैं? तो दिमाग में आया कि एक चेक करते हैं। अब आप ऐसे नहीं समझे, इसको ऐसे मान लेते हैं चार्ज सेंटर में है, इधर एक दीवार है, ऐसे एक सिलेंडर बनाया है। क्या बनाया है? एक सिलेंडर। जैसे ये देखो, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इसमें ये जो है लोहे की जो कील मैंने डाली है इसके अंदर, वो एज ए काम करती है प्लस चार्ज की तरह। इसके इधर ही प्लस चार्ज है, इधर ही प्लस चार्ज है, एज ए कंडक्टर काम करती है, चालक की तरह। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, सब तरफ बन रहा है। बात समझ में आ रही है अब कि उसके ऊपर चार्ज है, ऐसे ऐसे हर जगह बन रहा है। इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम को ऊपर से देखें ऐसे, तो आपको थोड़ा सा फील आएगा। देख लिया? तो अब बताओ मुझे, अगर मैंने यहाँ एक सीट ली है, यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज मेरे पास है, तो मैं क्या बनाता हूँ? गाउस लॉ के लिए क्या चाहिए? गाउसीय पृष्ठ चाहिए। गॉसियन सरफेस। और क्या चाहिए? क्लोज होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए, और सिमेट्रिक, सममित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सममित। थीटा या तो कितना होना चाहिए? 0 डिग्री, या होना चाहिए 90 डिग्री। तो अगर मैं एक सिलेंडर बनाता हूं, तो यहाँ से ये डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस, ये सारी डिस्टेंस बराबर आ रही है, मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आएगी। तो हम कैसे देखो, अब इस सेंटर से देखो, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, क्योंकि सेंटर से जो सरफेस होती है उसकी डिस्टेंस क्या रहती है? सेम रहती है। और यहाँ इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले डेरिवेशन में डिस्टेंस का बहुत काम आएगा। एक्चुअली हम निकालेंगे E = 2k λ/r। अगर r छोटी होती है तो E क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, और अगर r को इंक्रीज कर दिया तो E क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो हमने इस लीनियर चार्ज इन्फिनिट वायर के लिए क्या काम में लेना है? सिलेंडर काम में लेना है। क्या काम में लेना है? सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर की यहाँ सेंटर से हर डिस्टेंस सेम है।
इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम रहेगी। जैसे इसको अपन ऐसे देखें, ये इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया तो हर जगह बराबर है। अगर मान लो मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ स्पेयर, तो पॉसिबल है क्या? ये डिस्टेंस देखो, ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो जाएगी, ये और छोटी हो गई, और छोटी हो गई, और छोटी हो गई, तो अपन क्या काम में लेंगे? सिलेंडर। क्या काम में नहीं लेंगे? स्पेयर काम में नहीं लेंगे। बेलन काम में ले लेंगे। क्या काम नहीं लेंगे? गोला। ये बेलन जो है अपन ने, ये जो बेलन गोला नहीं लिया है, बेलन जो लिया है वो किसी तरह काम करता है? एक गाउसीय बंद पृष्ठ की तरह काम करता है। ओके, तो यह बनाते हैं अपन एक बार, इसको मैं रब कर देता हूँ एक बार। गाउस के लॉ के लिए गाउसीय पृष्ठ होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? क्लोज सममित आकृति होनी चाहिए, थीटा 0 या 90 डिग्री होना चाहिए। अब मैं शुरू करता हूँ आगे की कहानी। अब जैसे इसमें क्या हो रहा है देखें, ठीक है। अब एक यहां से सरफेस बनाई अपन ने, उतनी डिस्टेंस में यहां बना ली सरफेस। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, क्या बना दिया? सिलेंडर बना दिया। नीचे वाली सरफेस हो गई, एक ऊपर वाली बना देते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। दिख रहा है? ये ऐसे हो गया, देख लो बिल्कुल से। अगर मैं स्केल को थोड़ा पूरे यहाँ तक टच करवाऊँ नीचे तक, तो देखो बराबर कंडीशन है, दिख रहा है आपको? ये डिस्टेंस बराबर है, ये बराबर है, ये भी बराबर है। हालांकि मेरे को ये दो इसे देखेंगे, ये वाला दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये भी है, देखो ये भी हर जगह बराबर रहेगा, इसलिए मैंने एज ए प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। ओके, अब देखो अपन ने पढ़ा हुआ है, तो बताया था मैंने, इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, तो सबकी वजह से होगा, तो अपन एक मान लेते हैं। ओके, अब इस साइड में देखो, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, होगा नहीं होगा? ठीक है। अब इसमें आप कहीं भी एक जगह काउंट कर सकते हो। इसमें टोटल कितनी सरफेस है? अगर आपसे देखा जाए कितनी सरफेस है? 3 सरफेस, 3 सतह, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली और एक पूरी ये कर्व। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, प्लेन प्लेन कर्व, समतल समतल वक्र, ठीक है। एक तो ये पूरी हो गई, एक क्लियर है? ओके, तो यहां देखो मैंने माना इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, ये बंद हो गया, अभी चार्ज को इनक्लोज कर दिया अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। अब यहां देखो दूसरी बात, इस सरफेस पर अगर एरिया वेक्टर निकालना तो कैसे निकालोगे आप? परपेंडिकुलर होता है, कहीं भी निकाल दो, दोनों चीज हो गई। अगर अपन यहाँ छोटा सा ऊपर की तरफ, यहाँ अगर एरिया वेक्टर मानते हो, एरिया वेक्टर कहाँ आएगा? ऊपर आएगा, और यहाँ कहाँ आएगा? नीचे। बात क्लियर है? क्योंकि एरिया वेक्टर ऑलवेज आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। छोटा सा पार्ट मैंने यहाँ मान लिया। अच्छा, तो यहाँ क्या आएगा? दिस इज एरिया वेक्टर डीएस वेक्टर, और ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डीएस के साथ में या तो 0 डिग्री होगी या होगी 90 डिग्री, बीच में नहीं हो सकती। ओके, डीएस वेक्टर। आप चाहो तो इसके कंडीशन को आप यहाँ भी बना सकते हो, लेकिन एक ही जगह बनानी है क्योंकि सरफेस पूरी एक ही है, दो जगह अपन नहीं बना सकते। डीएस कहाँ आएगा? नीचे। ये क्या आ जाएगा? ई वेक्टर।
अब प्यारे बच्चों मुझे बताओ, अगर मैंने इस कंडीशन को माना S1, इसको मान लिया मैंने S2, इसको मान लिया मैंने S3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट, ये कंडीशन नंबर सेकंड और कंडीशन नंबर आपकी थर्ड। अब क्या हो रहा है, तो डायग्राम में सफाई लेकर आ जाते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ देखो E और DS, DS परपेंडिकुलर, E ऐसे है, थीटा बना आपका प्यारे बच्चों 90 डिग्री। DS और E एलोंग है, पैरेलल है, तो थीटा बनेगा यहाँ पर 0 डिग्री। और वापस यहाँ देखते हैं E और DS, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। अगर डायग्राम आपके समझ में आ गया तो डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं है। डेरिवेशन में शुरू करता हूँ। डायग्राम समझ में आया, पहले लीनियर चार्ज लिया इन्फिनिट लाइन तक, फिर उसके ऊपर क्या बनाया अपन ने, एक सिलेंडर बनाया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर गॉसियन सरफेस। दूसरी बात, इसकी मैंने यहां से अंदर की लेंथ कितनी मान ली, L। कितनी मान ली, L मान ली। और कुछ करना है, और कुछ नहीं करना, डेरिवेशन शुरू करते हैं। पर शुरू करें, यस। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, सर्फ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इक्वल टू Q अपॉन L, याद होता आपको, इसमें अपन Q कितना होता था, लैम्बडा अपॉन L। पर मीटर पर चार्ज कितना है, Q, पर मीटर पर चार्ज कितना है, Q, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ। तो ये फॉर्मूला हमारे यहाँ काम आएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रॉम द गाउस लॉ। किससे भाई, गाउस लॉ से। फाई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको कहा मैंने इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं इसमें से टोटल फ्लक्स कितना बाहर निकल रहा है। जब मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था उस समय कुछ बातें बताई थी आपको कि जब थीटा इक्वल टू 0 होता है तब E मैक्सिमम, फाई जो होता है वो मैक्सिमम होता है। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर फाई कितना होता है, 0, और थीटा इक्वल टू 180 पर फाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पर हमारे सामने दो ही कंडीशन है, 0 की और 90 डिग्री की। अब चलते हैं पर नेट फ्लक्स। पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, इस पूरी सरफेस में से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो कितनी निकल रहा है, 1 2 3, सही है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स, निर्गत का मतलब होता है बेटा जी निकलने वाला, तो फाई लगाया, क्लोज इंटीग्रल लगाया, ई लगाया, वेक्टर लगा दिया ds। इसको मैं नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। चलें आगे। अब आगे क्या कहता है ये, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों में फाई है, तो कंपेयर कर देते हैं। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों कंपेयर करेंगे तो हमारे सामने क्या निकल के आएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर ds Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर आया 3। ओके,
आगे देखते हैं यहाँ से, अब कंपेयर कर दिया, अब इसको अपन एक बार ओपन करते हैं। हालांकि हमारे पास नेक्स्ट मेथड क्या है, क्यों देखते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होता है, लैम्बडा इक्वल टू होता है Q अपॉन L। तो Q कितना हो जाएगा, लैम्बडा इंटू L। ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला आया है, Q की जगह इसको पुट कर देते हैं। अब लिखते हैं यहाँ पर, नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, लीनियर चार्ज डेंसिटी रेखीय आवेश घनत्व। इक्वेशन थर्ड पर आते हैं तो क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर ds वेक्टर यहाँ आ जाएगा लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर जो EDS है इसका काम तो हमारा हो गया। अब ये जो EDS है इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 पार्ट है। यहाँ से phi 1 मिल जाएगा, यहाँ phi 2 मिल जाएगा, या phi 3 मिल जाएगा। कई बार तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको एज ए बोर्ड के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ताकि आप जब इस कॉपी में लिखोगे तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी मेरे पास शॉर्ट में करने के बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ से EDS निकाल देंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा, तो मैं सीधा निकाल सकते हैं। बट मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, मैं पूरा करूँगा इसको। नाउ नेट फ्लक्स डिवाइडेड इन 3 पार्ट। नेट फ्लक्स को किस में डिवाइड करेंगे अपन, 3 पार्ट में, बाय इंटीग्रेशन मेथड। समाकलन से निर्गत फ्लक्स को तीन भागों में विभाजित करते हैं, इसे खोलते हैं। अब देखो अलग अलग बुक अलग अलग बातें कहती है। इसको अपन ने खोला, EDS ठीक है, प्लस सेकंड वाला EDS प्लस फिर थर्ड वाला EDS, यहाँ कितना आ जाएगा, लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको मैंने कहा S1, ये हुआ S2 और ये हुआ S3। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा इसको। अब कई बार क्या होता है, कई बुकों में यहाँ पर लगाया हुआ है, ये इंटीग्रेशन का साइन तो है, लेकिन क्लोज वाला भी लगाया हुआ है। उसको आप यहाँ पे लगाओगे तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ठीक है, क्योंकि कई बुकों में क्या उसको लगाया हुआ है, कहीं नहीं लगाया हुआ है। बस सही तरीका तो है कि इसको ना लगाएं अपन, क्योंकि यहाँ पर एक क्लोज था, अभी धीरे धीरे 3 पार्ट खुल गए इसके, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, ठीक है। लेकिन अगर लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा मिलता है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लगाओ तो। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, इसका EDS खोल देते हैं, तो बनेगा EDS cos थीटा। तो थीटा कितना है यहाँ पर देखो, फर्स्ट वाली कंडीशन में कितना है, 90 डिग्री। सेकंड थीटा कितना है, और थर्ड में थीटा कितना है, 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है। इसको जब आप खोलोगे तो बनेगा ये EDS cos 90 डिग्री, प्लस लगा दिया, यहाँ लिख दिया मैंने S1, ये बनेगा EDS cos 0 डिग्री, यहाँ इंटीग्रेशन लगाया, ये S2 हो गया, यहाँ लगाया S3, ये बना EDS cos 90 डिग्री, लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ मुझे एक बात बताओ आप कि cos 90 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, 0, और जो cos 0 डिग्री है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 1 हो जाएगी। तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे अपन, तो एक बार यहाँ ऊपर आते हैं यहाँ देखो ये कितना हो गया पूरा 0, ये कितना हो गया EDS, तो ये पूरा कितना हुआ 0, ये कितना हुआ
क्लोज इंटीग्रल ई डी एस, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 का ईडीएस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईडीएस आ जाएगा, और यहाँ पर लिख सकते हैं इसको एस। ठीक है, अब S1 S2 S3 तीनों कट गए यहाँ से, इसको अपन S लिख सकते हैं या कुछ ना लिखें तो भी ठीक है, प्लस यहाँ हमारे पास ये कितना आ जाएगा 0, आगे आ जाएगा लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ E कांस्टेंट है, देखो E हर जगह कांस्टेंट है, E यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ हर जगह कांस्टेंट है E, ठीक है ना, पूरी गॉसियन सरफेस पर कांस्टेंट है, तो मैंने कहा E कांस्टेंट, E कैसा है कांस्टेंट, तो E को बाहर निकाल दिया, क्या बचा आपके पास में ds लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको मैंने इक्वेशन नंबर दिया, ये हमारी थर्ड हो जाती है, और इसको मैंने कहा फोर्थ, और ये बनी अपनी 5। अब यहाँ काम की बात क्या है, देखो ये ds, हालांकि मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ds इक्वल टू होता है 2πrl। सर ये क्या बीमारी है, एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर का एरिया क्या होता है, सिलेंडर का टोटल एरिया जो होता है वो होता है 2πr प्लस h, यही होता है, जिसमें ये तो होता है इसका r और ये होता है इसका h, ये पूरा हो जाता है, इसको कई बार लिखते हैं 2πr² प्लस 2πrh। तो 2πr² जो होता है वो होता है प्लेन के लिए, किसके लिए होता है, प्लेन के लिए, किसके लिए होता है, प्लेन के लिए, अपन किसके लिए निकाल रहे हैं, वक्र के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ इक्वल हो रहा है, वक्र पे तो हो रहा है, क्लियर है चीज, वक्र पे हो रहा है। और दूसरी बात, कल अपन ने एक डायरेक्शन देखी थी, तो उसकी डायरेक्शन कैसी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ऐसे ही थी, तो ये वाला जो अपने पास में ये H ना लिखकर मैंने वहां पर L लिखा है, तो ये कितना हो जाता है, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, वक्रीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है विलन का 2πrh, यहाँ पर h है, वहां पर अगर L ले लेंगे तो हो जाएगा 2πrl। मैं लेता हूँ बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सिलेंडर एट ए कर्व सरफेस, तो इसकी वैल्यू उठा देते हैं अपन, देखो E इंटू 2πrl लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, L से कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास में E, इसको नीचे भेज दो डिनोमिनेटर में, लैम्बडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू r, यही आ रहा है। अब देखो ये थोड़ा सा याद करना बच्चों के लिए मुश्किल होता है, तो मैं इसका आसान फॉर्म बना देता हूँ, इसका ऊपर और नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बच्चों, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 लैम्बडा, और इसके नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4 कितना हो जाएगा 4 4π एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमारे सामने बनेगा